तो चलिए आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं एसी का। और एसी में हम लोग ऐसा भी रिवीजन करेंगे कि ये सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्विक रिवीजन में। ठीक है, डेरिवेशन के लिए हम लोग अलग से वीडियो लाएंगे, तो वो सिर्फ डेरिवेशन का क्विक रिवीजन होगा। अभी हम लोग बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट का रिवीजन कर रहे हैं ताकि ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए काम आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहला क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है। तो अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जो अपना टाइम के अनुसार क्या कर रहा है, अपने मैग्नीट्यूड में बार बार चेंज कर रहा है। ऐसे करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है, देखिए जैसे ये है, तो ये अपने टाइम के अनुसार, ये अगर हम इसको टाइम एक्सेस मान लें, टाइम के अनुसार अपने मैग्नीट्यूड में बार बार क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है। तो ऐसे करंट को क्या बोलेंगे हम लोग, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और ये जो मैक्सिमम करंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू करंट बोला जाता है। पीक वैल्यू करंट बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगर हमको अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन बोलता है लिखने के लिए, तो क्या लिखते हैं हम लोग, आई इज इक्वल्स टू आई जीरो साइन ओमेगा टी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है। तो आई जीरो को क्या बोलते हैं हम लोग, पीक वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं। पीक वैल्यू ऑफ करंट, करंट का पीक वैल्यू बोला जाता है। तो अब आगे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में कि दूसरा क्या है। एक होता है एवरेज करंट। एवरेज करंट, एवरेज करंट क्या है, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, आई एवरेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2I0 बाय पाई। ये चीज जो है इक्वल होता है कितने के बराबर, 0.637 इंटू I0 के इक्वल होता है। ये किसके लिए होता है, तो 4 हाफ साइकिल, 4 हाफ साइकिल। ठीक है, आई एवरेज ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, 0 एम्पेयर के बराबर। कब, जब हम लोग फुल साइकिल का बात करेंगे, फुल साइकिल। यहाँ पे हाफ साइकिल फुल साइकिल का क्या मतलब है, हाफ यानी फुल साइकिल हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा फुल साइकिल होगा। अगर हम हाफ साइकिल का बात करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, फुल साइकिल में क्या होता है, फुल साइकिल में क्या होता है, टाइम जो लेते हैं 0 से लेकर t तक लिया जाता है। और हाफ साइकिल में क्या होता है, टाइम 0 से लेकर t/2 तक लिया जाता है। ठीक है, इसी टाइप से सिमिलरली ईएमएफ के भी केस में वही सेम कंडीशन होता है। ईएमएफ अगर हमको बोला जाएगा ई एवरेज निकालने के लिए, तो क्या लिखेंगे, 2E0 बाय पाई। E0 क्या है, पीक वैल्यू ईएमएफ है। इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.637 E0। सेम कंडीशन, 4 हाफ साइकिल, 4 हाफ साइकिल। ठीक है, और ई एवरेज जो होगा वो 0 वोल्ट के इक्वल होगा, 4 फुल साइकिल। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट आता है हम लोगों का, रूट मीन स्क्वायर करंट। रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये सबसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए हम लोग देख रहे हैं, IRMS। इसका फॉर्मूला होता है क्या, I0 बाय √2। I0 क्या है, पीक वैल्यू करंट है। फुल साइकिल हो या हाफ साइकिल हो, तीन दोनों के लिए सेम ही वैल्यू रहता है इसका। उसी टाइप से यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग, ERMS, E0 बाय √2, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, इसी चीज को हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, 1/√2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आता है, 0.707 I0 है, I0, फिर यहाँ पे भी 0.707 E0। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूला माइंड में आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए अब थोड़ा सा बेसिक टर्म्स देख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, बेसिक टर्म्स बहुत ही छोटा छोटा चीज है। बेसिक टर्म्स में पहला आ जाता है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होता है, ठीक है, तो रिएक्टेंस क्या है, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर और बाय अ
capacitor in a path of flow of AC। जब AC इंडक्टर से पास होगा तो इंडक्टर AC के फ्लो का अपोज करेगा, ये अपोज करेगा इधर से। तो ये जो अपोज करने का क्वालिटी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्टेंस बोलते हैं। तो कौन सा रिएक्टेंस बोलेंगे इसको? चूंकि इंडक्टर कर रहे हैं तो इसको क्या नाम देंगे हम लोग? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग XL से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एल क्या है? इंडक्टेंस। उसी टाइप से अगर यहाँ पे कैपेसिटर है तो एग्जाम में ये आया हुआ है रिएक्टेंस क्या है इसको डिफाइन करने के लिए। तो अगर ये कैपेसिटर यहाँ पे AC करंट अगर जा रहा है तो कैपेसिटर क्या करेगा? AC करंट का अपोज करेगा। तो जो अपोजिशन है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिख लीजिएगा। तो XC इज इक्वल टू 1/ωc होता है। ठीक, तो ये बात माइंड में रखना है अच्छे से। XC इज इक्वल टू 1/ωc, XL इज इक्वल टू ωL। ये दोनों का बहुत ज़्यादा आगे काम मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? अगर हम इसी में बात कर लेते हैं डायरेक्ट करंट के लिए क्या होगा। अगर ये तो AC के लिए है ना, ये किसके लिए? इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर AC। ये भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर AC। लेकिन अगर सोचो डायरेक्ट करंट अगर पास करें, फॉर DC करंट पास करें। DC करंट कहने का मतलब कि अगर हम लोग कोई बैटरी से जो करंट निकलता है अगर हम उसको पास करेंगे तो डायरेक्ट करंट के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा? 0। और फॉर DC कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा? XC इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर इसका बोलेंगे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस करता क्या है, तो रोकने का काम करता है। ऐसा ही एक टर्म हम लोग पहले बचपन में पढ़े हुए हैं, कौन सा? तो रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस भी क्या करता है? DC को रोकता है। वो DC करंट को जब रोकेगा, अपोजिशन होगा कोई भी डिवाइस के द्वारा, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेसिस्टेंस। चूंकि ये तीनों का ही काम रोकने का है, डेट्स वाई चाहे वो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, चाहे वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, चाहे वो रेसिस्टेंस हो, तीनों का यूनिट ओम होता है। इसलिए याद रखिएगा, तीनों का यूनिट है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेसिस्टेंस, तीनों का यूनिट ओम होता है। इसको गलत मत लिखना, सब समझना कि तीनों इक्वल कैसे हो गया। हम बार बार बोल रहे हैं यूनिट तीनों का क्या होता है? सेम होता है। यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ, है ना, यूनिट तीनों का क्या होता है? सेम होता है। तो ये बात माइंड में रखना है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम लोग क्या, और एक टर्म मिलेगा आपको, इम्पिडेंस क्या है? इम्पिडेंस, ये बहुत ज्यादा पूछता है ये भी। ठीक है, इम्पिडेंस क्या है? इसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? जेड से। तो ये भी क्या है? द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन AC कंटेनिंग मोर देन 1 आउट ऑफ 3 कंपोनेंट। मतलब क्या हो, अगर L सर्किट आ जाए यानी इंडक्टर आ जाए, अगर सिर्फ इंडक्टर आएगा तो वहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगा। अगर सिर्फ कैपेसिटेंस आएगा तो वहां पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा। अगर R आएगा, रेसिस्टर आएगा, तो वहां पे सिर्फ रेसिस्टेंस आएगा, रेसिस्टेंस आएगा। ठीक है, लेकिन अगर L और C दोनों आ गया, अगर AC करंट है, AC कोई सर्किट है, जैसे ये कोई सर्किट है, इस सर्किट में देखिए, जैसे कि देखिए ये वाला है ना, ये सर्किट है, यहाँ पे AC सोर्स से कनेक्ट करेंगे, ये सर्किट है, तो ये वाला पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर ये नेगेटिव नेगेटिव देते हैं, ये वाला L हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपेसिटर है और यहाँ पे इंडक्टर है, तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों से AC करंट पास हो रहा है, तो इसको दोनों के द्वारा अपोजिशन मिल रहा है। तो ये दोनों के द्वारा जब अपोजिशन मिलेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इम्पिडेंस बोलते हैं। इम्पिडेंस बोलते हैं। अगर मोर देन वन मतलब अगर मोर देन वन अगर आ जाए ना, तो यानी L, C और R में अगर LC आ जाए या फिर CR आ जाए या फिर LR आ जाए या फिर LCR आ जाए, तो अगर ये तीनों के अलग अलग सर्किट से अगर करंट पास होगा तो फिर वो करंट का अपोजिशन होता है ना, करंट को रोकता है, दोनों मिलकर, तीनों मिलकर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इम्पिडेंस बोलते हैं। बेसिकली इसको क्या बोलेंगे? इम्पिडेंस। तो हम इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, द अपोजिशन
ऑफर्ड बाय एन एसी सर्किट, बाय एन एसी सर्किट होगा, लेकिन क्या, कंटेनिंग मोर देन वन ऑफ थ्री कंपोनेंट्स L, C and R is called impedance of a circuit। तो ये सब हम लिख दे रहे हैं क्योंकि ये सब आता है एग्जाम में, ठीक है, क्लियरली आता है। डिफाइन एल मतलब इम्पिडेंस या फिर अलग अलग सर्किट का इम्पिडेंस क्या होगा, तो हम लोग अभी उसको देखेंगे फिलहाल आगे। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग, बहुत सारे सर्किट होते हैं ना, तो अगर हम लोग एसी थ्रू, याद रखना ये सब चीज़ है ना, एसी थ्रू रेसिस्टर से अगर पास करता है एसी, तो क्या होगा, तो करंट का वैल्यू क्या होता है, I0 साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ का वैल्यू होता है E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसमें फेज डिफरेंस कितने का होता है, 0 डिग्री का होता है। यहाँ पे देखें 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अगर एसी किससे पास करें, एसी थ्रू कैपेसिटर से अगर पास कर रहा है, तो अगर करंट हम लोग क्या दे रहे हैं, आई बराबर, अगर हम लोग ये ईएमएफ कितना सेटअप कर रहे हैं, E0 साइन ओमेगा टी कर रहे हैं सेटअप, तो करंट कितना मिलता है, तो I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, यानी करंट इसमें लीड करता है ये, ठीक है, और ये क्या करता है, लैग करता है ना। ये करंट क्या, ईएमएफ क्या करता है, लैग करता है। कितने डिग्री एंगल से लैग करता है, π/2 डिग्री एंगल से लैग करता है। उसी टाइप से अगर हम बात करते हैं एसी थ्रू इंडक्टर में एसी मतलब ईएमएफ और करंट में क्या डिफरेंस आ जाएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, E0 साइन ओमेगा टी, तो आई बराबर क्या लिखेंगे, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्या है, π/2 डिग्री एंगल पीछे है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो एसी थ्रू इंडक्टर हो गया। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे कि देखिए, सिर्फ अभी करंट किससे पास हो रहा है, एक सर्किट कैपेसिटर से पास हो रहा है, सिर्फ करंट कैपेसिटर से पास हो रहा है, तो यहाँ पे रिएक्टेंस होगा डिफाइंड, ठीक है। रिएक्टेंस कितना होगा, XC होगा, कितना फॉर्मूला क्या होता है, 1/ω से रिएक्टेंस हो रहा है डिफाइंड। अगर यहाँ करंट किससे पास कर रहा है, सिर्फ इंडक्टर से पास हो रहा है, तो वहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस डिफाइंड होगा XL, इसको रोकेगा, करंट को आगे की तरफ आगे बढ़ने से रोकेगा। अगर हम बात करते हैं एसी थ्रू रेसिस्टर हम लोग लिखे थे स्टार्टिंग में, क्या, हाँ लिख लिए थे ना, रेसिस्टर लिख लिए थे। एसी थ्रू रेसिस्टर की जगह पे लिख देते हैं LR सर्किट लिख देते हैं पहले, ठीक है। तो अगर हम इसमें करंट बराबर E0 साइन ओमेगा टी लगाते हैं, तो ईएमएफ यहाँ पे क्या होता है, ईएमएफ मतलब जो नेट करंट बनता है ना, वो नेट करंट कितना बनता है, E/Z बनता है, ठीक है। तो Z किसके बराबर होता है, Z को बोलते हैं इम्पिडेंस। यहाँ पे फिर रिएक्टेंस डिफाइंड नहीं होगा, इम्पिडेंस डिफाइंड, बिकॉज L और R दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इम्पिडेंस क्या होता है, तो ω² प्लस, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, हाँ, R² प्लस ω² L²। तो ये इम्पिडेंस रट्टा मार के रखिएगा बच्चा पार्टी, बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में ये। LR सर्किट का इम्पिडेंस क्या होता है, सबका अलग अलग इम्पिडेंस, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं एसी थ्रू RC सर्किट, CSCR सर्किट जो बोलो। तो RC सर्किट में इम्पिडेंस क्या होता है, Z बराबर √R² प्लस 1/ω² C², ठीक है। तो ये एसी सर्किट का होता है, ये आरसी सर्किट का होता है। फिर अगर हम लोग को बात किया जाए एसी थ्रू, फिर E/Z से डिवाइड कर देना, करंट बन जाएगा। LCR सर्किट का अगर बात कर रहे हैं, तो Z इज इक्वल्स टू √R² प्लस ω L माइनस 1/ω C का
होल स्क्वायर, ये इम्पिडेंस होता है। इम्पिडेंस रट के रखना। इसी में एक कंडीशन आ जाता है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस एक ऐसा कंडीशन है जहां पे रेजोनेंस एलसीआर सर्किट में होता है, ठीक है। एलसीआर सर्किट में करंट का वह वैल्यू जो मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम कब होगा, जब ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा c होगा। तो ये बात माइंड में रखना अच्छे से। तो रेजोनेंस का कंडीशन क्या है, तो ये हम लोग जानते हैं, आई बराबर क्या जानते हैं, E/Z। तो E बाय एलसीआर सर्किट के लिए तो R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर रूट के अंदर होगा। अगर ये दोनों को हम किसी भी कंडीशन में बराबर कर दें, इक्वल कर दें, तो ये दोनों माइनस होकर 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में करंट का सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो कब, जब ये दोनों इक्वल होगा तो यहाँ पे करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस। रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर, इसको ये बोलेंगे, रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये भी बात माइंड में रखना है कि ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा c जब इक्वल होगा तो रेजोनेंस होता है। किस सर्किट में रेजोनेंस होता है, एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस क्या है, तो जब ये दोनों इक्वल रहेगा तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। इसी कंडीशंस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पावर का, पावर ऑफ एसी सर्किट। तो पावर एवरेज पावर होता है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है IRMS इंटू कॉस फाई, ठीक है। देखिए IRMS रहेगा ना, IRMS की जगह पे वर्चुअल करंट भी लिखा हुआ रह सकता है, वर्चुअल करंट। वर्चुअल करंट को ही हम लोग यहाँ पे IV के नाम से जानते हैं, है ना। EV को भी ERMS लिख सकते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल EMF बोलते हैं, ठीक है, वर्चुअल EMF बोलते हैं। तो P एवरेज का बेसिकली ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे कॉस फाई क्या है, कॉस फाई को हम लोग पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं, पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं। पावर फैक्टर का फॉर्मूला R/Z लिखेंगे, ठीक है। अगर जिसका एंगल फेज डिफरेंस दिया है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में बात कर लेते हैं 1 नंबर में, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर 0 होता है। कॉस फाई, वहाँ पे देखिए फेज डिफरेंस देखिएगा π/2 है, तो कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस 90 की वैल्यू 0, पावर फैक्टर 0 होता है। उसी टाइप से प्योरली इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, इसका भी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस π/2 का है, कॉस फाई ना, कॉस फाई, ठीक है। और अगर हमको बात किया जाए तीसरा नंबर में LR सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर LR सर्किट का, तो अभी हम लोग जस्ट लिखे थे फॉर्मूला पावर फैक्टर का R/Z, है ना, R/Z। तो R बाय LR सर्किट का इम्पिडेंस, तो R² प्लस ओमेगा² L², ये बात माइंड में रखना है। उसके बाद फिर अगर हमको बोला जाए CR सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा, तो वही सेम फॉर्मूला R/Z, R/Z का वैल्यू 1/R² प्लस 1/ओमेगा² C², ठीक है। तीसरा में LCR सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर R/Z, R/√R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। तो ये इसका पावर फैक्टर होगा, किसका, ये LCR सर्किट का। तो इसी टाइप से तीनों हो गया आपका कंडीशंस खत्म, रेजोनेंस का भी कंडीशन खत्म है। अच्छा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर बोलेगा तो कितना लिखोगे, तो चूंकि हम लोग क्या जानते थे ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा c, ये रेजोनेंस का कंडीशन है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा² बराबर 1/LC, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/LC रूट के अंदर। तो ये रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगर हम इसी में थोड़ा सा चेंज कर लेते, देखो ओमेगा क्या होता है, 2π/T, 2π/T को ओमेगा बोलते हैं, 2π इंटू 1/T लिख सकते हैं। अच्छा, 1 टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, तो 2πf लिख सकते हैं ओमेगा को। तो इसको रिप्लेस कर लो, यहाँ से इसको रिप्लेस कर लो, 2πf इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
1/√अंडर एल सी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का तो रूट 1 ही हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2π√अंडर एल सी। ठीक है, 1/2π√अंडर एल सी। ठीक, तो ये सब चीज़ तो हो ही गया। अब आगे, और वाटलेस करंट क्या होता है, देखो वाटलेस करंट क्या होता है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम में आता है ना। वाटलेस करंट क्या है, वाटलेस देख लो ना, वाटलेस कैरेक्टरलेस नहीं, वाटलेस वाटलेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी मान लिए वाटलेस करंट बेसिकली मान लेते हैं, यहाँ पे कोई करंट है आई। ठीक है, और थीटा डिग्री एंगल पे यहाँ पे बन रहा है आई कॉस फाई, या कुछ भी बोल सकते हो, फाई मान लिए। यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग आई साइन फाई। ठीक है, और यहीं पे ईएमएफ है। तो अगर हम बात करें ईएमएफ भी इसी लाइन में, कॉस फाई भी इसी लाइन में, तो उस कंडीशन में दोनों के बीच में फाई का वैल्यू कितना, मतलब दोनों का जो वैल्यू होगा ना, दोनों का जो वैल्यू होगा, एंगल का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री का होगा। तो पावर तो आराम से निकल जाएगा, पी एवरेज बराबर, तो करंट कितना जा रहा है, मतलब वो लिखे थे ना हम लोग फॉर्मूला, आई आर एम एस ई आर एम एस कॉस फाई। तो ई आर एम एस तो ई हो जाएगा, आई आर एम एस आई कॉस फाई हो जाएगा, और कॉस फाई का फाई मतलब कितना, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 0 डिग्री। तो ई आई कॉस फाई, चलो इसमें पावर नहीं किया, यानी ये जो करंट है, ये जो करंट का कंपोनेंट है, इसके साथ पावर है, पावर कितना है, ई आई कॉस फाई पावर है इसका। ठीक, चलिए फिर अगर हम इसके अलॉन्ग में करते हैं कैलकुलेट, पी एवरेज बराबर, तो ई एम एफ यहाँ पे है ई, करंट कितना है आई साइन फाई, फिर इनटू कॉस, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, कॉस 90 की वैल्यू 0। मतलब इस लाइन में एक ऐसा करंट है, आई साइन फाई एक ऐसा करंट है जिसमें अगर हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 0 वाट का आ रहा है। तो ये जो कंपोनेंट ऑफ करंट होगा, ये जो कंपोनेंट ऑफ करंट होगा, इस कंपोनेंट ऑफ करंट को क्या नाम देते हैं हम लोग, वाटलेस करंट का नाम देते हैं, वाटलेस करंट। अगर एग्जाम में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटलेस करंट, तो क्या लिख देंगे, आई साइन फाई। ये क्या है, वाटलेस करंट है, क्योंकि ये अपने साथ पावर को 0 कर देता है। ठीक है, चलिए एक और होता है चौक कॉइल। चौक कॉइल क्या होता है, चौक कॉइल क्या होता है, सोचो, अगर हमको मतलब कोई भी करंट को कंट्रोल करना है, तो हम बीच में क्या लगा देते हैं, रेसिस्टर लगा देते हैं। ये रेसिस्टर क्या करेगा कि करंट को आगे जाने से तो अपोज करेगा, बट बहुत सारा एनर्जी ये खा लेगा, अपना एनर्जी खाएगा, और वो एनर्जी हीट के फॉर्म में बहुत ज़्यादा रिलीज करेगा। तो मतलब अगर हम लोग यहाँ पे मान के चलिए 100% अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो पता चलेगा कि 80% हीट के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है, और 20% हमको मिल रहा है यहाँ पे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो हम लोग क्या सोचते हैं, एक तरीका सोचते हैं कि हम इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी कंट्रोल कर ले, और ज़्यादा और कम से कम लॉस्ट हो। उस कंडीशन में हम लोग एक सीरीज में पहले क्या करते हैं हम लोग, कैपेसिटर, फिर उसके बाद फिर इंडक्टर को जोड़ देते हैं, और ये बन गया एक डिवाइस जो कि एल और आर सर्किट का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड आर। अब ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या करेगा, करंट को कंट्रोल करेगा, बट विदाउट हीट एनर्जी लॉस किए हुए, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी को लॉस नहीं करने देगा। तो ये डिवाइस जो होगा, इसी डिवाइस को क्या बोलते हैं हम लोग, चौक कॉइल के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में बच्चा आता है, चौक कॉइल क्या होता है, इसको लिखो, सबसे पहले लिख दीजिएगा कि चौक कॉइल क्या है। तो चौक कॉइल इज अ डिवाइस हैविंग हाई इंडक्टेंस, इंडक्टेंस हाई होता है, लो रेसिस्टेंस या नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस। और ये क्यों किया जाता है, तो करंट को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। पुराने शादी ब्याह घर सब में जो शीशा वाला मरकरी रहता था, उसके बगल में चौक लगाते थे हम लोग। वो चौक बेसिकली ये एलआर सर्किट का ही बना हुआ रहता था। ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में इसका यूज़ करते हैं। ये किस पे काम करता है, अगर बोलेंगे कि चौक कॉइल का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये चौक कॉइल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये वाटलेस करंट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। याद रखना, वाटलेस करंट के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। ठीक, हम लोग एक चैप्टर का मिनिमम 30 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर नहीं, कुछ नहीं। क्लियर है यहाँ तक। और इसके अंदर और ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर होता है एक नया टॉपिक है, ट्रांसफार्मर होता है, बहुत छोटा चैप्टर है ये। अभी तो बहुत सारा चैप्टर है, सबका एक एक करके सबका बनेगा, सबका नंबर आएगा। ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर बड़ा ही अच्छा चीज़ है। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता है,
बल्कि ये क्या करता है, वोल्टेज को कम या ऊपर करता है। ठीक है, तो इट इज़ अ डिवाइस, बेसिकली ये क्या है, एक डिवाइस है, एक डिवाइस है। ठीक है, विच कैन चेंज अ लो वोल्टेज of a high current into a high voltage of low current। देखो बच्चा पार्टी, होता क्या है बेसिकली, जब पावर ग्रिड से कोई भी लाइट को ट्रांसमिट करते हैं ना अपने घर के आसपास या कॉलोनी मोहल्ले में, तो वहाँ पे क्या होता है कि पावर ग्रिड में अगर करंट का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, करंट अगर बहुत ज़्यादा रहेगा, तो हम लोग जानते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से कि आई स्क्वायर एच जो जनरेट होगा, हीट जो जनरेट होगा, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी जितना ज़्यादा करंट रहेगा, हीट एनर्जी उतना ही निकलेगा। तो ज़्यादा अमाउंट में करंट को ट्रैवल करवाना वायर से बड़ा ही दिक्कत है, डेंजर है। डेंजर ये कि बहुत ज़्यादा हीट, मतलब बहुत ज़्यादा अगर करंट पास होगा तो हीट भी ज़्यादा निकलेगा, और हीट ज़्यादा निकलेगा तो कितना भी मोटा वायर लगा के रखो वो मेल्ट करेगा ही करेगा। ठीक, बड़ा डेंजर वाला बात हो जाएगा वहाँ पे, बड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के फॉर्म में वो लॉस हो जाएगा। तो हम लोग सोचे क्या कि चलो एक काम करते हैं, इस तार के अंदर में क्या करते हैं हम लोग, वोल्टेज को हाई कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कम है, इलेक्ट्रिकल हीट प्रोड्यूस करेगा, वोल्टेज हाई कर देंगे, बट करंट को क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं, करंट लो कर देंगे, तब इसको ट्रांसमिट करेंगे। तो इसको तो आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं ना, बिना ज़्यादा एनर्जी लॉस किए हुए। फिर इसको लाते हैं हम लोग कहाँ पे, ट्रांसफार्मर में लाते हैं, तो बट क्यों लाते हैं ट्रांसफार्मर, क्योंकि हमारे घर में जो डिवाइस सब यूज़ होता है ना बच्चा पार्टी, तो वो जो डिवाइस यूज़ होता है, वो डिवाइस को थोड़ा करंट ज़्यादा चाहिए। तो ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो वोल्टेज हाई था उसको क्या कर दिया, लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, और करंट को थोड़ा बढ़ा दिया, करंट को हाई कर दिया। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को बोलते हैं हम लोग स्टेप डाउन, ये डाउन कर रहा है, वोल्टेज को डाउन कर रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और एक ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप, यानी क्या, वो लो वोल्टेज को हाई कर देगा और हाई करंट जो रहेगा उसको लो कर देता है, तो उसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा पूछता है कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर काम करता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। रट लेना इस बात। ये पूरा सीरीज जो बनाया जा रहा है सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेशन के लिए, तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो ये पूरा सेशन को देख लो, फिर उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव लगाओ, तो 90% ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो याद रखना ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक, तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तो एक कॉइल रहता है यहाँ पे, और इसमें गैल्वेनोमीटर फिट कर दिए, दूसरा कॉइल है यहाँ पे, और इसको हम लोग फिर बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो इसके अंदर भी इंड्यूस करंट बनता है, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर है बहुत ज़्यादा, एनर्जी लॉस है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है ट्रांसफार्मर में। पहला है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज क्या होता है, फ्लक्स लीकेज क्या होता है कि हम लोग कोई भी ट्रांसफार्मर है, इधर ट्रांसफार्मर में जो होता है ना, दो इधर एक प्राइमरी कॉइल लगाते, इधर सेकेंडरी कॉइल लगाते, जो प्राइमरी कॉइल है, इधर जो सेकेंडरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल जितना फ्लक्स निकालता है उतना फ्लक्स इधर नहीं जा पाता है, कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, तो इसे बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। दूसरा होता है क्या, रेसिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स। जब हम लोग तार को लपेटते हैं तो लपेटने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर करंट जाएगा, कॉपर वायर आता है, करंट जाएगा, करंट क्या करेगा, रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा, रेसिस्टेंस क्रिएट होने की वजह से हीट जनरेट होगा, तो कॉपर वायर भी थोड़ा सा लॉस होगा। ठीक है, और साथ साथ आयरन का भी लॉस होता है, क्योंकि एक प्लेट है, और प्लेट पे जब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स में बार बार चेंज करेंगे, इस प्लेट पे जब मैग्नेटिक फ्लक्स में बार बार चेंज करेंगे तो क्या होगा, ईडे करंट का फॉर्मेशन होगा, ईडे करंट की वजह से इसका आयरन का भी लॉस होगा। और बगल से साथ साथ क्या होता है कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वाइब्रेशन की वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर में साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हमिंग साउंड बोलते हैं। तो हमिंग साउंड एक एनर्जी का फॉर्मेट है, तो वो भी एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, बार बार निकलता जाता है बाहर। ठीक है, और ये जब हम लोग करंट पास करते हैं तो करंट में क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होता है कि वो मैग्नेटाइज कर सकता है, तो करंट पास किए तो जितना भी मटेरियल था लोहा वाला वो मैग्नेटाइज हो गया,
फिर करंट जब बंद करते हैं तो डीमैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, इसी को बोलते हैं क्या, यहाँ पे हाइस्टैरेसिस का भी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज में आयरन का जो मेटल है उसका लॉस होता है। तो बेसिकली ये टोटल पॉइंट्स था। और एक ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी होता है, याद रखना, ये आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर होता है फॉर्मूला इसका, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इसका फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर होता है। और दूसरा 2-3 बात और चीज़ है, ट्रांसफार्मर डज नॉट ऑपरेट ऑन डीसी करंट, ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी करंट पे ऑपरेट नहीं कर सकता है, ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी करंट पे ही ऑपरेट किया जा सकता है। दूसरा बात है, और दूसरा क्या है, ट्रांसफार्मर बेसिकली करता क्या है, तो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, और ये मैग्नेटिक एनर्जी को किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का, इंदर में मतलब मैग्नेटिक फील्ड सब बनता है, तो ये मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलने का काम करता है। ठीक, जनरली कोई भी ट्रांसफार्मर जो रहता है ना, उसका जो इफिशियंसी होता है 70% से 90% के बीच में रहता है। 90% वाला ट्रांसफार्मर बड़ा तगड़ा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, बेस्ट होता है, और 99 ऐसा कुछ होता नहीं है ट्रांसफार्मर के अंदर में। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो रहेगा, ट्रांसफार्मर रेशियो हमेशा इसका 1 से ज़्यादा रहेगा, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो रहेगा, इसका ट्रांसफार्मर रेशियो जो होगा वो हमेशा 1 से कम रहता है। ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये ट्रांसफार्मर रेशियो इसको बोलते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, NS/NP को ही ट्रांसफार्मर रेशियो, नंबर ऑफ कॉइल इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, इसी को बोलते हैं। या फिर हम लोग बोलते हैं EMF प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल, EMF प्रोड्यूस इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। इसका वैल्यू याद रखिएगा, अगर ट्रांसफार्मर रेशियो के बोलते हैं इसको, कैसे डिनोट करता है, अगर ट्रांसफार्मर रेशियो 1 से कम है, कौन सा ट्रांसफार्मर होगा वो, स्टेप डाउन। अगर ट्रांसफार्मर रेशियो 1 से ज़्यादा है तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा वो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ठीक, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर में, तो कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोग अच्छे से रिवीजन करो। ठीक है, बाय।